अब हम जानते हैं कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। तो देखिए, धातुओं की जो प्राप्ति का जो मेन सोर्स है वो पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। ठीक है, ये देखिए, ये धरती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, पृथ्वी है पूरा इस तरह से। चलिए थोड़ा सा अच्छा सा दिखा देते हैं अपन। ठीक है, ये धरती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि धरती की जो ये ऊपर की परत है, ठीक है, जिसको बोलते हैं भू परपटी, ऊपर की जो परत है। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं अपन, खुदाई करते हैं खुदाई, खाने खोदते हैं अच्छे से। ठीक है, खोद खोद के है जो निकालते हैं, यही तो होता है ना, यही तो होता है। तो देखो, धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, तो पृथ्वी की जो भू परपटी होती है वो धातु का जो है मुख्य स्रोत है। ठीक है, कुछ जैसे लवण होते हैं ना, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये तो समुद्री जल में भी क्या होता है, विलय के रूप में उपस्थित होते हैं। हाँ, अधिकांश रूप से हम क्या करते हैं कि इनको क्या करते हैं कि पृथ्वी से खोद खोद के निकालते हैं। तो जब अपन धरती से खोद के निकालते हैं या खानों से निकालते हैं, तो इस कारण को क्या कहते हैं अपन, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो देखो क्या लिखा है कि पृथ्वी की भू परपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अच्छा देखो, अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक खान यहाँ थी, यहाँ से मैंने खनिज निकाल लिए, मान लीजिए लोहे का खनिज था। किसका खनिज था? लोहे का, आयरन का। ठीक है, लोहा। ठीक है, और दूसरी खान यहाँ थी। ठीक है, और यहाँ से मैंने निकाला, और ये जो भी निकाला ये लोहे का खनिज नंबर 2 था। ठीक है, ये 2, ये खनिज नंबर, और ये खनिज नंबर मान लेते हैं अपन 1। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को लैब में रखा, खनिज नंबर, सैंपल नंबर 1 को लोहे के खनिज के, और सैंपल नंबर 2 को, तो मैंने पाया कि इसके अंदर जो लोहे की मात्रा है, आयरन की मात्रा है, वो सिर्फ 20% है। ठीक है, जबकि दूसरे वाले में जो लोहे की मात्रा है वो कितनी थी, 80% है। तो अब एक बात बताओ कि इसको खोदने में ज़्यादा फायदा है आर्थिक रूप से, या इसको खोदने में ज़्यादा फायदा है? ऑब्वियसली इसको खोदने में। क्यों? क्योंकि इस खनिज के अंदर 80% मात्रा के अंदर क्या है, धातु है। कौन सी धातु? लोहा धातु है। और इस खनिज में तो सिर्फ 20% ही लोहा धातु है, 80% तो कचरा है। उस सारे कचरे में ही हमारा समय और पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऐसा खनिज जिसके अंदर जो धातु की मात्रा ज़्यादा होती है, धातु की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, अयस्क कहते हैं। देखो, धातु की प्राप्ति वाले पैराग्राफ को वापस बढ़ते हैं, आपको एक लाइन समझ में आ जाएगी कि पृथ्वी की भू परपटी धातु का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की भू परपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर खनिजों में किसी विशेष धातु काफी मात्रा में होती है और जिनका निकालना भी लाभकारी होता है, तो उन्हें अयस्क कहते हैं। देखा, खनिज तो ये भी है, ये भी है, लेकिन अयस्क ये है, अयस्क सिर्फ ये है, ये अयस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे खनिज जिनके अंदर धातु की मात्रा ज्यादा हो, ऐसा खनिज जिनके अंदर धातु की मात्रा ज्यादा हो और जिनकी जो खुदाई है या फिर जिनसे हमें धातु निकालना लाभकारी पड़ता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो क्या ये दोनों खनिज है? हाँ बिल्कुल दोनों खनिज है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को हमने पृथ्वी से खोद खोद के निकाला है। ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों अयस्क है? नहीं, ये अयस्क नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 20% ही धातु है, बहुत कम तो धातु है। निकालोगे तो आर्थिक रूप से हानिकारक और होगा। ठीक है, ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन क्या ये अयस्क है? तो हाँ, ये अयस्क है। क्यों? क्योंकि इसमें 80% धातु है, कचरा बहुत कम है। तो अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी में 80% है, किसी में 70% है, किसी में 75% है, किसी में 90% धातु के अंश है। तो अब हम धातु को प्योरिटी से निकालेंगे कैसे? ठीक है, धातु का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, तो एक बार ना ये टेबल देखिए, धातु की सक्रियता के क्रम में ये टेबल है, आपको पता होगा, पहले भी हमने देखी थी। तो 3 प्रकार की धातु है। ये अत्यधिक सक्रिय धातु है, ठीक है, ये कम सक्रिय धातु है, और ये तो सक्रियता करती ही नहीं है, या फिर जिसे कह सकते हैं लगभग है जो असक्रिय धातु है, या ऐसा कह सकते हैं जो निष्क्रिय धातु है, लगभग निष्क्रिय। ऐसी बात नहीं, क्रिया करती नहीं है, पर सामान्य रूप से निष्क्रिय रहती है। ठीक है, तो ये सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की धातु हैं, ये सक्रियता श्रेणी की मध्य वाली धातुएं हैं। ठीक है, और ये सक्रियता श्रेणी की नीचे वाली धातु है। देखो, अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातु, अच्छा बताओ सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी? यही होगी ना, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं ये होगी, है ना, और उच्च अभिक्रियाशील धातु, सबसे ऊपर वाली धातु सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है, हमने सक्रियता श्रेणी में पढ़ा था, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है ना, ये तो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिल जाएगी। सोने और चांदी के खानों में लगभग 90% शुद्धि मिलेगी, सीधा ही मिलेगा, जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, और जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है ना, हाँ, ये आपको कार्बोनेट यानी CO3 या सल्फेट SO4 के ऑक्साइड के रूप में मिलेगी। कैसे? जैसे FeCO3, ठीक है, FeSO4, है ना।
तो ये आयरन कार्बोनेट, आयरन सल्फेट, इस तरह के चीज़ों में मिलेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन ये धातु तो स्वतंत्र अवस्था में मिलेगी नहीं, ये किसी न किसी के साथ रिएक्शन अभिक्रिया कर हुए किए हुई मिलेगी, ये कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकती, इतनी तीव्र अभिक्रिया के लिए इसको इसको तो खुला छोड़ दो, इसको तो खुला छोड़ दो, तुरंत अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, तो देखो अब इसको पढ़ते हैं इस लाइन को। ठीक है, कुछ धातुएं भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, इसी कारण ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ये देखो, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातुएं क्या होती है, क्या होती है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा लगभग आपको स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा, मतलब इनकी जो खान खोदोगे ना लगभग 80-90% प्योरिटी मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद में देखो कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के के रूप में भी आपको मिल सकती है। अच्छा, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर वाली जो धातु है ना, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में पाई जा ही नहीं सकती। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये किसी न किसी यौगिक के साथ में रिएक्शन करे हुई ही मिलेगी आपको। अब देखो ये कह रहा है सक्रियता श्रेणी के मध्यम की धातु है, ये देखिए मध्यम की धातुएं जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, कि अभिक्रियाशीलता भी मध्यम होती है। तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। जैसे आयरन है तो Fe2O3 है ना, तो ऑक्साइड के रूप में मिल गया, FeSO4 सल्फेट के रूप में मिल गया, FeCO3 Fe2CO3 कार्बोनेट के रूप में मिल गया, पाई जाती है। ठीक है, आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्साइड अयस्क का मतलब जैसे ये लोहा है, लोहे का ऑक्साइड अयस्क का मतलब Fe2O3, ये देखिए ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी में इसकी प्रचुर मात्रा होने के कारण ऐसा होता है कि जनरली जो आयरन है ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है। तो देखो अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न अभिक्रियाशील, ये सबसे कम अभिक्रियाशील, ये उससे थोड़ी मध्यम अभिक्रियाशील, और ये अत्यधिक या उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। फिर देखिए, ये देखिए हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमने जो क्या किया, सबसे पहले एक खान थी, ये देखिए पृथ्वी थी। ठीक है, पृथ्वी से ये पृथ्वी का जो बाहर का ये एरिया है जिसको कह रहे थे अपन भू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, कुछ खोदा, खुदाई की, ये देख लिए यहाँ एक माइन खोदी। ठीक है, और यहाँ से क्या निकाला, अयस्क निकाला, है ना, क्या निकाला, अयस्क, है ना। हमें लगा कि इसके अंदर हाँ 70-80% है जो धातु है, तो वो अयस्क हुआ, फायदेमंद अयस्क निकाला। अब क्या करेंगे कि अयस्क का सांद्रण करेंगे। सांद्रण का मतलब इस अयस्क में से जो मोटा मोटा कचरा है ना, दूसरे पत्थर है, कंकड़ है ना, जो बड़ा कचरा है जिनको हम आसानी से छान कर या पीस कर निकाल सकते हैं, उनको निकाल दिया। तो अयस्क का क्या कर दिया हमने, सांद्रण कर दिया। सांद्रण करने के बाद देखो अब ये 3 प्रकार का हो सकते हैं इसमें धातुएं। हो सकता है इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम जैसी एकदम उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसी। हो सकता है इसमें मध्यम अभिक्रियाशील जैसे कॉपर या आयरन हो, और हो सकता है इसमें निम्न अभिक्रियाशील जैसे सोना, चांदी, ये वाली धातुएं हो, है ना, तीनों ही हो सकती है। ये देख लो, अत्यधिक अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु ये हो। ठीक है, जब बच्चों अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होगी ना, तब तो एक ही तरीका है शुद्ध धातु प्राप्त करने का, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। ठीक है, फिर तो हम इस तरह से एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे और विद्युत अपघटन करेंगे, वही एक तरीका है। यानी कि जो सक्रियता श्रेणी के अंदर सबसे ऊपर आते हैं ना, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको शुद्ध प्राप्त करने का एक ही तरीका है, विद्युत अपघटन करवा दो। ठीक है, उसके अलावा जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु में कौन आ रही है, ठीक है, जिंक है, ये आयरन है, लेड है, कॉपर है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके 2 प्रकार के अयस्क हो सकते हैं, कार्बन अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, जैसे जिंक है, जिंक का ZnCO3, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। ठीक है, तो ZnCO3, सल्फाइड अयस्क जैसे ZnS, जिंक सल्फेट। अच्छा, जब कार्बोनेट अयस्क होता है ना तब उसका निस्तापन करते हैं, और सल्फाइड अयस्क होता है तब उसका भर्जन करते हैं। अच्छा, निस्तापन क्या होता है, देखो निस्तापन और भर्जन में दोनों में क्या किया जाता है, इन अयस्क को भट्टी में डालकर जलाया जाता है। क्या किया जाता है, भट्टी में डालकर जलाया जाता है, गर्म किया जाता है जिसे कह सकते हैं। अच्छा, निस्तापन में ऑक्सीजन कम देते हैं, ऑक्सीजन क्या देते हैं, कम देते हैं, ना के बराबर देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें देखो पहले से ही ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन O3 है ना यहाँ पर। ठीक है, तो जब अपन ऑक्सीजन कम देंगे ना, तो जब ये गर्म होगा ना, तो Zn प्लस कार्बन प्लस, या फिर दरअसल ये होता है ZnO रह जाता है और CO2 गैस बन के निकल जाती है, तो फिर खाली ZnO ही बचा। देखो समझो, कार्बोनेट अयस्क में क्या होता है, ZnCO3 होता है कार्बोनेट। तो इसको अपन बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे भट्टी के अंदर डालकर, क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे भट्टी के अंदर डालकर। तो पता है क्या होगा बच्चों,
ZnO बच जाएगा और CO2 गैस है इसमें से निकल जाएगी। फिर जब ये ZnO बचेगा ना तो इसको क्या करेंगे, अपचित कर देंगे, तो ये जिंक बच जाएगा और CO2 बन के फिर निकल जाएगी। तो ये बताओ शुद्ध धातु हमको मिल गई ना, मिल गई। इसको बोलते हैं निस्तापन। तो ऑक्सीजन की कम उपस्थिति, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। भर्जन में क्या होता है, भर्जन में हम खूब ऑक्सीजन डालते हैं, जैसे ZnS है, इसको भी भट्टी में गर्म करेंगे, गरम गरम, इसमें ऑक्सीजन डालते हैं, तो ये Zn का Zn रह जाएगा, ZnO बदल जाएगा और SO2 गैस है जो निकल जाएगी। फिर ये ZnO रह जाएगा तो उसको और गर्म करेंगे कार्बन कोक डालकर, तो क्या हो जाएगा, Zn और CO2 निकल जाएगी आराम से, ठीक है। तो इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो गई। इसे अपन सीखेंगे। ये देखना आप वापस, क्या बोला मैंने, मध्यम क्रियाशील धातु दो प्रकार की हो सकती है, या तो कार्बोनेट, जैसे अपन जिंक का एग्जांपल लेते हैं, तो जिंक कार्बोनेट या जिंक सल्फेट हो सकती है, सल्फाइड आयस हो सकती है। जब कार्बोनेट आयस होगा ना तो हम उसको निस्तापन करेंगे, और जब सल्फाइड आयस होगा तब हम उसको भर्जित करेंगे। देखो निस्तापन और भर्जन दोनों में भट्टी के अंदर डालकर गर्म ही किया जाता है। निस्तापन के अंदर क्या करेंगे अपन, जब इसको बाहर से ऑक्सीजन बहुत कम देंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर खुद में भी तो ऑक्सीजन है, तो जब इसको गर्म करेंगे ना तो एक ऑक्सीजन रह जाएगा, बाकी CO2 निकल जाएगी। फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा कार्बन और डालेंगे इसके अंदर, तो क्या करेगा, ZnO से ये वाला ऑक्सीजन भी निकल जाएगा CO2 के रूप में, खाली जिंक बच जाएगी। तो मिल गया हमको शुद्ध धातु, ठीक है। और सल्फाइड आयस में क्या करेंगे, सल्फाइड में देख लो ऑक्सीजन है नहीं, तो खूब ऑक्सीजन बाहर से देंगे, बाहर से देंगे तो ये SO2 गैस निकल जाएगा और इसके साथ भी ZnO रह जाएगा। फिर ZnO के अंदर है जो फिर थोड़ा सा कार्बन डालेंगे, ठीक है। तो ये होता है ना, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पर भी ZnO बन जाएगा, यहाँ पर भी ZnO बन जाएगा। और फिर अपचयन करने के लिए क्या करेंगे, कार्बन से रिएक्शन करवा देंगे, कोक डाल देंगे, कोला डाल देंगे, तो ये CO2 लेके उड़ जाएगा कार्बन, और फिर खाली जिंक ही बचेगा अपने आप में। तो ये दोनों में होगा। अच्छा, जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है ना, जैसे कि सोना है, चांदी है, ये लगभग शुद्ध अवस्था में ही होते हैं, या फिर होंगे तो ज़्यादा इनका सल्फाइड आयस्क होंगे, जैसे AgS, ठीक है। Ag का मतलब चांदी, चांदी का सल्फाइड होगा, सिल्वर सल्फेट जिसको बोलते हैं, ये होगा। तो फिर उनका भर्जन कर देंगे, ये देख लो, जब सल्फाइड आयस्क होगा तो भर्जन कर देंगे, भर्जन मतलब भट्टी के अंदर डाल के गर्म कर देंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, तो फिर धातु आपको मिल ही जाता है। फिर ये AgS को जब अपन डालेंगे ना ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, ये देखो, तो ये क्या होगा, Ag रह जाएगा और SO2 गैस बन के निकल जाएगी, ठीक है। तो फिर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये टेबल आप याद कर लेना, ठीक है। इस वीडियो को 3 बार देखोगे तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले तो इसका सानन करेंगे, सानन करने के बाद में इनका और इनका, ये पूरा जो पूरा प्रोसेस है ना अलग अलग पड़ता है, ठीक है। तो अयस्क का सांद्रण या अयस्क का समृद्धीकरण कैसे करते हैं, तो जो हमने पृथ्वी में से खोद के खनिज या अयस्क को निकाला है, तो उसमें मिट्टी, रेत, कई तरह की अशुद्धियाँ होती है, इन अशुद्धि को हम गैंग कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले धो करके या पीस करके या छान करके अलग अलग भौतिक प्रक्रियाओं से क्या करेंगे, उसमें से जो मोटी मोटी बाहर की जो अशुद्धि है वो निकाल लेंगे। अब देखो अशुद्धि निकाल दी, यानी अयस्क का सांद्रण हो गया। अब ये 3 प्रकार की धातु हो सकती है हमारे पास में। तो सबसे पहले अपन ये वाली पढ़ लेते हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती है, ये नीचे आती है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती हैं। तो इनके साथ हम क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, ये या तो सिंपल होंगे या सल्फाइड आयस्क में होंगे। और सल्फाइड आयस्क मतलब इनके पीछे एस लगा हुआ होगा, एस लगा होगा तो इनको अपन भट्टी में गर्म करेंगे, और भट्टी में गर्म करेंगे तब क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन देंगे तो उसको क्या बोल देंगे, भर्जन। ये देख लो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं। तो इसके अंदर अपन इस बार Hg ले लेते हैं एग्जांपल, अभी Ag समझा था, अभी Hg समझ लेते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी ले लेते हैं, तो Hg S के रूप में होता है, HgS के रूप में होता है, सल्फाइड के रूप में होता है। तो अब क्या करेंगे, भर्जन करेंगे, इसका भर्जन मतलब भट्टी में गर्म करेंगे। तो जब भट्टी में गर्म करेंगे HgS को, तो साथ में क्या मिला देंगे, ऑक्सीजन मिला देंगे। तो HgS की जब ऑक्सीजन मिलाएंगे और बहुत ज़बरदस्त करेंगे गर्म, तो क्या होगा, HgO और SO2 गैस निकल जाएगी। फिर जब HgO है उसको और गर्म करेंगे आगे, तो ये Hg और ये ऑक्सीजन गैस, Hg अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। और Hg तो हमें चाहिए थी, Hg तो हमें चाहिए थी शुद्ध धातु, है ना। तो ये देख लो आप, ये देख लो, ठीक है। ये जो HgS है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिनाबार। क्या बोलते हैं, सिनाबार। ये क्या है, पारे का, मरकरी होता है ना, मरकरी पारे का अयस्क होता है। इसको हमने पहले सबसे पहले वायु की उपस्थिति में खूब गर्म किया, यानी भर्जन किया। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, भर्जन किया, ठीक है। भर्जन और निस्तापन में यही फर्क है, भर्जन और निस्तापन दोनों में भट्टी में गर्म ही करते हैं धातु के अयस्क को, लेकिन भर्जन में ऑक्सीजन देते हैं और निस्तापन जो होता है ना, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन न के बराबर देते हैं, नहीं देते, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है।
तो ये आप देख लेना। तो हमने देखे HGS को दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो HGO और SO2 गैस निकल गई। फिर HGO बचा तो और फिर गर्म किया तो HG और ऑक्सीजन गैस निकल गई। तो इस प्रकार हमको शुद्ध क्या मिल गया ये। आप एक कॉपर का भी एक सल्फेट होता है, इसको भी देख लीजिए, कॉपर सल्फेट है, क्यूप्रस सल्फेट, ठीक है। इसको हमने फिर वर्जित किया ऑक्सीजन दे के, तो ये SO2 गैस निकल गई, Cu2O बचा। फिर इसको और जाके Cu2O Cu2S निकाला, तो क्या करेंगे, Cu2 कॉपर कॉपर बच जाएगा, S और O ये रिएक्शन करके SO2 गैस बना देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जो निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है ना, जैसे Hg है, Ag है, Au है, ठीक है, ये अधिकांशतः शुद्धि रूप में होती है या थोड़ा बहुत सल्फाइड होता है इसके अंदर, जैसे HGS वाला एग्जाम्पल देखा। अब सल्फाइड है तो सल्फाइड है, इसका क्या कर देते हैं अपन, वर्जन कर देते हैं। वर्जन मतलब भट्टी में गर्म करते हैं, और किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, तो शुद्ध धातु में प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी की मध्यम श्रेणी में आने वाली धातु, ठीक है। तो ये देखो मध्यम श्रेणी में आने वाली धातु। अब मध्यम श्रेणी में आने वाली धातु कौन कौन सी थी, जिंक है, आयरन है, ये कॉपर है, ठीक है। जिंक और आयरन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो फिर नीचे की तरफ आ जाती है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्यम श्रेणी के लिए, ठीक है। तो इनका दो हो सकता है, या तो इनमें कार्बोनेट है इसको, जैसे ZnCO3 हो, कार्बोनेट का मतलब CO3, या सल्फाइड है इसको, यानी ZnSO। जब सल्फाइड होगा और कार्बोनेट होगा, दोनों में हमें करना तो गर्म ही है भट्टी के अंदर, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन पहले से है, तो फिर ऑक्सीजन नहीं देंगे अपन, नहीं देंगे बाहर से, तो इस प्रकार के जो गर्म करने की प्रक्रिया उसको बोलेंगे निस्तापन। और इसमें सल्फर है, ऑक्सीजन है नहीं, तो बाहर से खूब सारी ऑक्सीजन देंगे, तो इस प्रकार जो गर्म करने की प्रक्रिया उसे बोल देंगे भर्जन। और भर्जन और निस्तापन के फलस्वरूप हमें ZnO मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसको Zn में बदल देंगे और CO2 वापस निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से धातु प्राप्त हो जाएगी। देखो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का जो परीक्षण है, ठीक है, वो कैसे करते हैं, ये देखो जिंक सल्फेट है, ठीक है, तो वर्जन कर लिया हमने, ठीक है। ये देखो ऑक्सीजन दिया और गर्म किया, ZnO बचा, SO2 बचा, ठीक है। फिर अगर निस्तापन करना हो तो जिंक कार्बोनेट हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन थोड़ी ना दिया इसमें, देखो बाहर से अपने ऑक्सीजन दिया है, इसमें ऑक्सीजन नहीं दिया, सीधा ही गर्म किया तो CO2 निकल गया ये, तो लास्ट में ऑक्साइड बच जाता है ना, धातु ऑक्साइड आ गया। ये देखो धातु ऑक्साइड आ गया वर्जन और निस्तापन के बाद में, वर्जन और निस्तापन के फलस्वरूप यहाँ ZnO आ जाता है, इसमें भी ZnO आता है और इसमें भी ZnO आ जाता है। अब इस ZnO का क्या करेंगे अपन, कार्बन डालेंगे और फिर गर्म करेंगे, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन को ले जाएगा और ये जिंक हमें शुद्ध अवस्था में धातु है जो प्राप्त हो गई, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं थ्योरी को। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में प्राय यह सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु को सल्फाइड या कार्बोनेट को हम क्या कर लेते हैं, धातु ऑक्साइड मतलब सल्फाइड या कार्बोनेट को हम इसमें चेंज कर देते हैं। देखो ZnS यानी सल्फाइड सल्फाइड है, धातु सल्फाइड है। ZnCO2 यानी धातु कार्बोनेट है ये, ठीक है। सिर्फ O है यानी धातु ऑक्साइड, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसको धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं। तो सल्फाइड इसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। देखो सल्फाइड इसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में या कम वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। कार्बोनेट अयस्क को ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है, ये देख लीजिए। और इसके बाद है अपन ये जिंक ऑक्साइड मिल गया हमको दोनों में। अब हम क्या करेंगे, इसका आप चैन यूज करेंगे, तो कार्बन डालेंगे फिर गर्म करेंगे तो धातु अलग हो जाएगा और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक ये इस प्रकार की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है। देखो MnO2Al, ठीक है, Mn अलग हो गया, Al2O3 बच गया उष्मा, ठीक है। तो इस तरह से भी हमने मैग्नीज को अलग कर दिया। तो ये अपने आप में क्या हो गई, एक विस्थापन प्रक्रिया हो गई। क्या हो गई, विस्थापन प्रक्रिया। लेकिन इसमें अत्यधिक उष्मा निकलती है, ये अत्यधिक क्या होती है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये ध्यान कर लेना। अच्छा एक आयरन के लिए भी होती है, ठीक है। तो ये आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम डाल दो, आयरन अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बदल जाता है और ये उष्मा निकलती है, ठीक है। और ये अत्यधिक उष्मा निकलती है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अच्छा इस अभिक्रिया का एक नाम है थर्मिट अभिक्रिया।
ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया। ये पता है रेलवे ट्रैक के अंदर है ना, पटरी या मशीनी पुर्जों में दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई सक्रियता श्रेणी में ये वाली धातु का भी हमने डिस्कशन कर लिया, इन वाली धातु का भी कर लिया। अब ये जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है जिनका अब एक ही इलाज है हमारे पास में, विद्युत अपघटन, ठीक है, ये वाली धातुओं का, तो ये करना सीखते हैं। ठीक है, तो ये देखो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर से धातु का निष्कर्षण। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से हम लेंगे। ठीक है, विद्युत अपकरण परीक्षण में। ठीक है, और ये इसके अंदर विलयन डाल देंगे, एनोड और कैथोड। एनोड पर प्लस का चार्ज होता है, कैथोड पर माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, तो अब अपन जब डालेंगे तो अशुद्ध धातु को है जो क्या करेंगे, एनोड, तथा शुद्ध धातु की पतली परत कैथोड बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। और जो है अशुद्धियाँ एनोड के नीचे जम जाती है और शुद्ध धातु आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, और अशुद्धियों को यहाँ बोलते हैं एनोड के नीचे एनोड पंख। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये देखो इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। तो ये अशुद्ध धातु की बनी हुई होती है, ये शुद्ध धातु की बनी हुई होती है। ठीक है, धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में, और थोड़ा सा इसके अंदर विलयन डाल देते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम क्या करेंगे, धारा का प्रवाह करेंगे तो एनोड पर जितने भी जो अशुद्ध धातु होंगे ना, ठीक है, अशुद्ध धातु होंगे वो नीचे जमा हो जाएंगे, और जो शुद्ध धातु होगी वो इसके थोड़ के जाके चिपक जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, इस जो अशुद्धियों को बोलते हैं एनोड पंख। ठीक है, अब संक्षारण क्या होता है, हमने पहले भी एक चैप्टर पढ़ा कोलिजन, इसका सबसे बड़ा कोरोजन, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है लोहे का जंग लगना। ठीक है, क्या सिर्फ लोहे धातु में संक्षारण होता है, क्या किसी और में नहीं होता? होता है, सब में होता है। अगर आप कुछ दिनों तक चांदी को खाली छोड़ दोगे तो चांदी काली हो जाएगी। ऐसा देखो संक्षारण क्यों होता है, संक्षारण होता क्यों है, धातु या धातु की सतह, ठीक है, जैसे ये धातु है, चाहे लोहा लीजिए, ठीक है, चांदी लीजिए, ये क्या करती है, बाह्य वातावरण से, बाह्य वातावरण में कई चीज़ें होती है बच्चों, क्या क्या होती है बाह्य वातावरण के अंदर, देखो तापमान होता है, वायु होती है ना, वायु में स्पेशली ऑक्सीजन होती है, ठीक है, नमी होती है जिसको आर्द्रता भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इससे रिएक्शन करके एक अलग ही यहाँ पर धातु ऑक्साइड की परत बना लेती है। क्या कर लेती है, तो जो धातु की सतह होती है ना, ये बाह्य वातावरण में उपस्थित ताप, वायु और नमी से रिएक्शन करके क्या कराती है, धातु ऑक्साइड की क्या बनाती है, परत बना लेती है। धातु ऑक्साइड की क्या बना लेती है, परत बना लेती है। जैसे क्या है, चांदी की सतह है, चांदी थी, मान लो चांदी आप लेकर आए, तो अब चांदी की को खुला छोड़ा कुछ दिनों तक, तो चांदी की जो बाहरी सतह थी धातु की, इसने वहाँ की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके चांदी का ऑक्साइड बना लिया, तो थोड़े दिनों में चांदी क्या पड़ेगी, काली पड़ने लग जाएगी। ठीक है, तो खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने के पश्चात सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। ठीक है, क्योंकि चांदी है जो सल्फर के साथ में रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ भी कर सकती है, सल्फर के साथ में करती है, मोस्टली AgS बनाती है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, काली क्या हो जाता है, काली हो जाती है। ठीक है, अगर कॉपर को रख देना आप, तो कॉपर क्या है, बाहर के जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना और जो नमी है इसके साथ रिएक्शन कर लेती है और ये हरे रंग की परत बना लेती है। ठीक है, और ये हरा पदार्थ क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। आपको पता है कॉपर के तांबे के पात्र में हरी हरी परत जम जाती है, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। उसके अलावा लोहा देख लो, लोहे में अगर लगातार पानी गिर रहा हो या हवा नमी लग रही हो तो उसमें जंग लग जाती है ना, लोहा टूटने लग जाता है, तो ये भी संक्षारण के उदाहरण है। तो संक्षारण के आपने 3 उदाहरण देखे, एक तो चांदी का काला पड़ना, कॉपर का हरा हो जाना, ठीक है, और लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। ये क्यों होती है कि धातु की जो सतह होती है वो बाह्य वातावरण के ताप, वायु या नमी से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड या धात्विक सल्फाइड बना लेती है या कार्बोनेट बना लेती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। अच्छा, अब इस संक्षारण की सुरक्षा क्या करोगे, इस पर पेंट करके, मतलब कलर करके, तेल लगा के, ग्रीस लगा के, या यशद लेपन। ठीक है, मतलब यशद लेपन किसे कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आप। लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ा दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ा दो, उसे यशद लेपन कहते हैं। या क्रोमियम चढ़ा दो, या नवीकरण कर दो, या मिश्र धातु कर दो, तो ये सब कर लो आप। तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर हम जस्ते की पतली परत चढ़ाते हैं, इसे ही यशद लेपन कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, वो क्या रहती है, धातु से सुरक्षित रहती है। ठीक है, अच्छा, धातु के गुणधर्मों को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 धातु को मिश्रित कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लोहा है, ठीक है, लोहे के अंदर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, थोड़ा कठोर हो जाता है। लोहे के अंदर थोड़ा निकल या क्रोमियम मिक्स कर दो, तो वो में स्टेनलेस स्टील, जिसके घर में आपने बर्तन देखे हैं ना,
है ना। तो बर्तन बर्तन प्राप्त हो जाते हैं। लोहा देखो कितना खराब होता है, ठीक है। लोहे के अंदर आप थोड़ा सा निकल और थोड़ा क्रोमियम मिला दो तो हमें स्टेनलेस स्टील में जाता है, उसमें जंग लगती नहीं, बर्तन में थोड़ी जंग लगती है, ठीक है। तो मतलब मिश्र धातु बना दो आप, जब दो धातु को मिक्स करते हो ना तो मिश्र धातु बन जाती है, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप, ठीक है। तो आप बना सकते हो। उसके अलावा देखो जैसे शुद्ध सोना होता है ना, 24 कैरेट का होता है, ये काफ़ी नरम होता है, तो बहुत नरम होगा तो आभूषण नहीं बना पाते। तो हम क्या करते हैं कि 22 कैरेट सोना लेते हैं और उसमें 2 कैरेट या तो चांदी मिला लेते हैं या तांबा मिला लेते हैं। अब ये जो सोना है ना, ठीक है, ये थोड़ा कठोर हो जाता है और ये आभूषण बनाने के लिए उपयोगी है। तो ये अपने आप में क्या, ये मिश्र धातु हो जाती है। अच्छा, एक होता है अमलगम, ठीक है। अमलगम क्या है, ऐसी मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब दो धातु जोड़ते हैं, जैसे कॉपर और जिंक है। कॉपर और जिंक को जोड़ेंगे तो क्या बन जाती है, पीतल बन जाती है, पीतल बन जाता है ना। तांबा और जस्ता को अगर मिक्स कर देते तो पीतल बन जाता है, ठीक है, ठीक है। और तांबा तांबा और टिन को मिक्स कर देते हैं ना बच्चों, तो कांसा बन जाता है। तो याद रख लेना, तांबा और जस्ता को मिक्स करते हैं तो पीतल बन जाता है। तांबा और टिन, टिन को ऐसा बोलते हैं, को मिक्स करते हैं तो कांसा बन जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये देख लो, शीशा और टिन को मिक्स कर देते हैं तो शोल्डर बन जाता है। ये भी अपने आप में क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही दो मिश्र धातु को मिक्स करते हैं। अगर एक धातु पारा हो जाती है ना, जैसे सोडियम, एक तो सोडियम धातु ले ली, दूसरी धातु हमने पारा ले ली, तो इसको बोलते हैं अमलगम, ठीक है। तो यदि कोई एक धातु पारद है, अगर मिश्र धातु के अंदर कोई एक धातु पारद है, पारा है, तो उसके मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, सोडियम अमलगम। तो सोडियम अमलगम, ये मैग्नीशियम के साथ में पारा ले लो आप, मैग्नीशियम अमलगम, ठीक है, कैल्शियम अमलगम, ठीक है, पोटेशियम अमलगम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अमलगम किसे कहते हैं। तो अमलगम का मतलब होती है ऐसी मिश्र धातु जिसमें एक तो धातु कोई भी हो, दूसरा पारा होना चाहिए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अमलगम। जैसे सोडियम धातु और इसमें पारा है तो सोडियम अमलगम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान कर लेना, ठीक है। अब ये आपने क्या सीखा, वन लाइनर पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है कि सवाल सॉल्व करने में काम आता है। अब एक क्लास और होगी इस चैप्टर की, जिसके अंदर अपन क्वेश्चंस आंसर्स को देखेंगे, ठीक है।